जैसे कि आप सभी अवगत हैं, विभाग द्वारा हम सभी के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है जिसे एकेडमिक ऑडिट नाम दिया गया है। इस एकेडमिक ऑडिट के लॉगिन आईडी पासवर्ड हम लोगों को प्रेषित किए गए हैं। इसके लिए पहले एक पूर्व पत्र जारी हुआ था जिसमें प्रारूप 1 और 2 और 3 फिलअप होने थे। 1 और 2 प्रारूप आपका 1 प्रारूप यूनिवर्सिटी के लिए, 2 और 3 महाविद्यालयों के लिए था। 2 और 3 प्रारूप जिन कॉलेजों से चले गए हैं उनके स्टाफ को लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ चुके हैं। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आप इस एकेडमिक ऑडिट को डाटा को फिल कर सकते हैं। इसके लिंक पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक, आप अपनी विभागीय वेबसाइट uphd.up.nic इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एकेडमिक ऑडिट है। इस एकेडमिक ऑडिट को क्लिक करते ही आप एकेडमिक ऑडिट की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर आप सीधे एकेडमिक ऑडिट up.in टाइप करेंगे तो आपको ये एकेडमिक ऑडिट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे, कैपेसिटी कोड डालेंगे और उसके बाद इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये फर्स्ट पेज या डैशबोर्ड ऑफ द एकेडमिक ऑडिट दिखेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो डाटा है एकेडमिक ऑडिट 2015-16 का फिल किया जाना है। 2015-16 से मतलब यहाँ पर है 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 तक का डाटा फिल किया जाना है। और ये जो फोटोग्राफ के साइड में एक बार है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको चेंज पासवर्ड, चेंज फोटो का ऑप्शन आएगा। वहाँ से चेंज फोटो आप कर सकते हैं, इसको अपना फोटो डाल सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो डैशबोर्ड, नोटिफिकेशन, मैनेज, एपीआई स्कोर, सेल्फ असेसमेंट, ऑनलाइन हेल्प और लॉग आउट के ऑप्शन है। तो सेल्फ असेसमेंट को आपको क्लिक करना है। सेल्फ असेसमेंट जब क्लिक करेंगे आप तो क्लिक करते ही आपको इस ढंग से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 पार्ट 2 दिखेंगे। ये जो कैटेगरीज हैं इसमें आप कैटेगरी फर्स्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एक एक करके चीज़ आती जाएंगी। और ये पूरा जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया है यूजीसी रेगुलेशन 2010 और अमेंडमेंट 2013 यानी 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था यूजीसी रेगुलेशन का, उसके अनुसार इसको बनाया गया है। तो जो साथियों ने यूजीसी रेगुलेशन 2013 के लिए अपना प्रमोशन अप्लाई किया उनको बहुत ही आसानी होगी इसे भरने में, क्योंकि वही स्टेप एक एक करके खुलेंगे। सिर्फ यहाँ पर हर चीज़ का आपको एनेक्सर अप्रूव लगाना है। तो कैटेगरी फर्स्ट जब आप खोलेंगे, जैसा आप जानते हैं वहाँ भी ये कैटेगरी फर्स्ट थी। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक में आवर्स फिल करने हैं, यहाँ रिमार्क लिखना है और जैसे ही आवर्स फिल करेंगे ऑटोमेटिकली स्कोर जो भी होगा हर कैटेगरी का स्कोर क्लेम कर देगा। और यहाँ उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यहाँ ध्यान रखिए जेपीजी नहीं ले रहा है, सिर्फ आपके वर्ड, पीडीएफ और एक्सेल फॉर्मेट लेता है। तो मोस्टली आप वर्ड को पीडीएफ में बदल लीजिए, मिनिमाइज डाटा करके आसानी से ले लेगा। और जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तब आपको इसको फिल करने की चीज़ें पता लगेंगी, एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट डे कैटेगरी के आते हैं। फर्स्ट डे कैटेगरी जो है वो क्लासरूम टीचिंग इंक्लूडिंग लेक्चर सेमिनार एज पर अलोकेशन, यानी जो आपको अलॉटेड है, जो आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना है। यानी ये टाइम टेबल बेस्ड होगी, ये आपका टाइम टेबल ही इसका प्रूफ होगा। जैसा आप देख रहे हैं ये मेरा 15-16 का टाइम टेबल है। यहाँ पर टोटल मेरी क्लासेस हैं 40 आवर पर वीक अलॉटेड क्लासेस हैं। अगर 40 आवर पर वीक क्लास अलॉटेड हैं, हमारी एक क्लास 45 मिनट्स की होती है। 40 × 45 यानी 800 मिनट्स आ गए। इन 800 मिनट्स को मुझे घंटों में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दूंगा। 30 आवर्स पर वीक मेरा अलॉटेड लोड आ गया, ये टारगेट है, अलॉटेड है। और इस 30 को 30 वीक यानी 180 डेज हमें टीचिंग करनी होती है। 30 वीक कर लीजिए, 180 डेज के लिए बात एक ही है। तो 30 × 30 करके यानी 900 आवर्स एकेडमिक सेशन आ गए। ये आपको जैसा कि आप देख रहे थे कि मैंने 900 यहाँ फिल किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसने 900 यहाँ से फिल कर देना है और इसी को एनेक्सर बना के अपलोड कर देना है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आते हैं 1 सेकंड में, जो यूजीसी एक्सेस होती हैं, जो हमारा वर्कलोड है यूजीसी नॉर्म्स जो एक्सेस होगा ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग यूजीसी नॉर्म्स कहता है असिस्टेंट प्रोफेसर 16 घंटे, एसोसिएट प्रोफेसर 14 घंटे आप क्लासेस लेंगे पर वीक। तो इसके अनुसार मैं चूँकि एसोसिएट प्रोफेसर मुझे 14 घंटे क्लास लेनी थी और ले में कितना रहा था 30 आवर्स पर वीक। तो 30 - 40 यानी 16 घंटे में एक्स्ट्रा क्लास ले रहा पर वीक। 16 × 30 यहाँ पर हम 480 आवर्स यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कॉलम में। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं मैंने 480 टाइप किया है और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स हम वहाँ पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कैटेगरी थर्ड, जिसमें ये एज पर एक्चुअल है, यानी यहाँ पर आपको अटेंडेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे ये मेरा अटेंडेंस की समरी है। तो फर्स्ट ईयर में जो क्लासेस हुई थी 106 हुई थी, डेज ओपन हुआ था। सेकंड ईयर में 64 और थर्ड ईयर में 94। इस कम होने का कारण ये है कि विश्वविद्यालय द्वारा अक्टूबर में सेकंड ईयर के एडमिशन दिए गए तो अक्टूबर से विश्वविद्यालय क्लासेस स्टार्ट हुई। वहीं थर्ड ईयर की आपकी क्लासेस आपकी सितंबर से स्टार्ट हुई। जो रिजल्ट लेट होने के कारण सारी क्लासेस लेट स्टार्ट हुई। तो उसके लिए हम जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम टेबल, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हम उसको पूरा करते हैं। लेकिन रजिस्टर में अटेंडेंस जितने जब से एडमिशन हुआ उसी के बाद से स्टार्ट होती हैं। तो टोटल अगर हम क्लासेस देखते हैं तो 266 आ जाती हैं मेरी। 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 घंटे हो गई और 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 199.5 आवर थ्योरी क्लासेस आई। वहीं 106 दिन मैंने प्रैक्टिकल लिए, 2 घंटे
45 मिनट का एक लेक्चर होता है, 60 से 79.5 आ गए, और हर प्रैक्टिकल जो है वो 2 घंटे होता है, टोटल 159 प्रैक्टिकल आवर्स आ गए। तो जहाँ टीचिंग लोड है वहाँ 199 फिल कर देंगे। यहाँ एक और चीज़ ध्यान, पॉइंट में नहीं लेता है, तो 199 या 200 राउंड करना है आपको, और दूसरे वाले में आपको 150 यानी कि फर्स्ट डे थर्ड में आपको 199 फिल करना है, और फर्स्ट डे नेक्स्ट जो है ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल फर्स्ट भी आएगा। यानी आपने जो प्रैक्टिकल्स लिए हैं, तो प्रैक्टिकल्स में मेरा जो 159 प्रैक्टिकल आवर्स आता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था अभी, वो 159 घंटे हमने आपको प्रैक्टिकल के लोड में फिल कर देने हैं, जो 1B का कैटेगरी है। फिर आते हैं 1C कि आउटसाइड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, यानी आप बच्चों से कितना डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपकी पहली 900 घंटे थे, उसका आधा नहीं 400-450 घंटे तक ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये माना है कि मैं BSc फर्स्ट ईयर में हमारे 40 स्टूडेंट हैं, BSc सेकंड ईयर में 30 स्टूडेंट हैं, और इसमें 59 स्टूडेंट हैं। थर्ड ईयर को हम नॉर्मली ज़्यादा समय देते हैं इन कंपेयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो टोटल 188 घंटे हमने हर एक स्टूडेंट को 1 घंटे एक साल में देंगे, 188 घंटे आ गए। और जो हम टॉपिक्स करते हैं उसके लिए मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं बच्चों के लिए। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जहाँ जो भी उनकी वो होती हैं, तो इंस्ट्रक्शन हम वर्क करते रहते हैं, या उनको टाइम टेबल छुट्टी और आपको नोट्स आप अपलोड कराते रहते हैं, देते शेयर करते रहते हैं। फिर एक मैंने व्यवस्था नहीं लागू की है जिसमें हम बच्चों से अपना सेल्फ टाइम टेबल तैयार कराते हैं। ये जो सेल्फ टाइम टेबल होता है, इस टाइम टेबल में बच्चे लिखते हैं कि हमें किस समय क्या करना है, और बैक साइड पे अपने घर के जाने का रास्ता बनाते हैं, और जिसके द्वारा हम साल में 2-3 बच्चों को कांटेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन फ़ोन के द्वारा हम बीच में जानकारी लेते रहते हैं। कैरियर काउंसलिंग डिस्कशन करते हैं, टीवी। तो ये इस ढंग से आप जो भी करते हैं आप इसमें फिल कर देंगे, उसके घंटों कैलकुलेट करेंगे और उसका एनेक्स रजिस्ट्रेशन आके अपलोड कर देंगे। जैसे करेंगे कैटेगरी फर्स्ट का आपको इस ढंग से क्लेम स्कोर आ जाएगा, और नेक्स्ट के लिए आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कैटेगरी 2 पे चलेंगे आप। 2 टीचिंग एंड एवोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, जहाँ पर रिसर्च सुपरविजन की बात आ रही है। जब रिसर्च सुपरविजन खोलेंगे तो आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इस एरो को दबाएंगे तो 4 चीज़ दिखेंगे, मास्टर थीसिस, प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क और रिसर्च एंड एनी अदर आउटकम। तो जो रिसर्च वाला आउटकम देखेंगे तो आप एक एक करके फिल करेंगे, और उसको एक, जैसे सपोज रिसर्च मैंने फिल किया, या मैंने मेरे अंदर एक PDF है, उस PDF का डाटा भरा हुआ है, तो 1 घंटे में उस हफ्ते में देता हूँ। तो उसको 1 घंटे देने के बाद उसका जो डाटा बनता है उसके अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइन कर दिया है, तो 30 घंटे देता हूँ, मैंने 30 किया है। और जो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दबाना है, ऐड दबाते ही क्या है ये वाला ऐड हो जाएगा। देन आप फिर अगर आप प्रोजेक्ट फील्ड वर्क कराते हैं उसे ऐड कर देंगे, जो भी आप करते हैं एक एक करके ऐड करते जाएंगे, और जब ये चारों फिल कर देंगे यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे आप फिल करेंगे तो इस ढंग से आगे कैटेगरी चल। उसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी थर्ड ए आती है, थर्ड बी थर्ड सी। थर्ड सी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ भी वही है, घंटे भरने हैं, आपको रिमार्क लिखना है। जैसे थर्ड ए है, थर्ड ए कैटेगरी में मैंने क्वेश्चन पेपर बनाए, तो मैंने क्वेश्चन पेपर का लिखा है। एक स्टूडेंट MSc का स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर बनाने 10 घंटे लेते हैं इकोटॉक्सिकोलॉजी के। प्रैक्टिकल एग्जाम मैंने एक MSc का, 2 मान ली जैसा भी आपने लिए वो आप लिख सकते हैं कि 3 मैंने BSc के लिए और 3 मैंने इंटर्न लिए। इस ढंग से टोटल 1 घंटे प्रैक्टिकल एग्जाम में 8 घंटे मिनिमम है सारा, तो 56 आवर्स वहाँ स्पेंड किए। और टेस्ट पेपर में मैंने 2 घंटे, मतलब 3 टेस्ट पेपर बनाए हर क्लास के लिए, तो 2 × 9 टोटल आवर्स आपके 1 टेस्ट के लिए 2 घंटे हुए, तो 9 टेस्ट थे हमारे, तो 18 घंटे। इस ढंग से टोटल 94 आवर्स जो मेरे आए, इसको हमने ले जाके फिल कर दिया आपके वहाँ पर थर्ड बी में कि 94 वो पॉइंट कैलकुलेट कर लेगा। थर्ड बी में सुपरविजन, जो आपकी एग्जाम ड्यूटी होती है, आपको पता होता है कितनी साल में एग्जाम ड्यूटी की है। से फॉर एग्जांपल मैंने 40 ड्यूटी की हैं, एक ड्यूटी लगभग 4 घंटे की होती है, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम होता है, आधा घंटे पहले आधा घंटे बाद, तो लगभग 160 घंटे हो गए। इसके अलावा हमारे यहाँ 2 और एग्जाम हुए थे जिनमें 5 घंटे पर एग्जाम माना गया और 10 आवर की ड्यूटी लगी। चूँकि मैं एग्जामिनेशन कमेटी पार्ट का, तो 170 घंटे हम थर्ड बी कैटेगरी में फिल कर दी हमने। थर्ड सी की अगर बात करें तो आप लोगों को अपना जो कॉपी चेक करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, टेस्ट का करते हैं, असाइनमेंट का करते हैं, जहाँ भी करते हैं आप वो लिखना है। जैसे मैंने अगर एग्जाम्पल देखें आप, तो एग्जाम्पल में मैंने BSc प्रैक्टिकल एग्जाम की स्क्रिप्ट ली, तो 129 स्क्रिप्ट की, तो एक स्क्रिप्ट चेक करने में लगभग 5 मिनट लगते हैं, तो टोटल ये घंटे आ गए, 10.75 घंटे आ गए। ऐसे टेस्ट पेपर हम बनाते हैं, टेस्ट पेपर बच्चों को देते हैं, तो एक टेस्ट पेपर को चेक करने में 10.75 आवर लगते हैं टोटल। तो 96 को टेस्ट करने में 96 आवर लगेंगे, टोटल 107 घंटे लगभग यहाँ पे आ जाते हैं। 107 घंटे हम बनाएंगे। अब कैटेगरी 4A पे आते हैं। यहाँ पर आप 4A जैसे ही खोलेंगे, ये पेज दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट हैं आपके वेबसाइट के। यहाँ इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू करेंगे तो बाइलिंगुअल, ICT, इनोवेटिव कोर्सेज दिखेंगे, और इसमें आपको अपने आप का असेस करना है, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, एवरेज, मॉडेस्ट। तो जिस कैटेगरी में आप पाते हैं, जैसे सपोज मैं बाइलिंगुअल की बात करूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा नहीं पाता आपको, तो गुड या एवरेज रखूँगा मैं, लेकिन ICT की बात करता हूँ तो आउटस्टैंडिंग रखता हूँ। आगे देखते हैं, तो उस ढंग से आप असेस करेंगे, उसका प्रूफ जरूर लगाना है अगर आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। जैसे 4A बाइलिंगुअल है, तो मोस्टली हम साइंस में बच्चों को हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में ज़्यादातर साइंस के नोट्स हैं, तो इंग्लिश हिंदी के वो बाइलिंगुअल करना ही पड़ता है, तो मैंने वो लिखा है।
इनोवेटिव कोर्स के लिए जैसे आप लोगों ने कहीं कुछ डिज़ाइन किया हो, जैसे मैंने अपने यूजीसी को 2 कोर्स भेजे हैं, उनका जिक्र किया है यहाँ पर कि मेडिकल लैब एंड मोलेकुलर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, एयर एंड टूरिज्म हॉस्पिटल मैनेजमेंट, 2 कोर्सेज मैंने यूजी को भेजे हैं कॉलेज के लिए, तो उन दोनों का मैंने जिक्र किया है। आईसीटी की अगर बात करें तो आईसीटी आप जितना भी लेते हैं स्मार्ट बोर्ड से, इवन आईसीटी का मतलब ये है कि मोबाइल में वीडियो दिखा के भी कोई दिखा रहे हैं। बहुत बार कहता है संस्कृत के आदमी कहते हैं, संस्कृत वाले अगर अभिधान शाकुंतलम उसे पढ़ा रहे हैं और वहीं उसका कोई नाटक तमाम यूट्यूब पे मिलते हैं उसको दिखा रहे हैं, वो भी एक आईसीटी का पार्ट है। तो उस ढंग से आपने जो भी किया वो लिख सकते हैं। ये मेरा है, जैसे मैंने सारा मैं थ्योरी क्लास आईसीटी का लेता हूँ, 20% क्लास लेता हूँ, सारा मेरा जो सिलेबस है वो डिजिटल मोड में कन्वर्ट हो चुका है। जो चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ मैंने लिखी है, आप भी लिख सकते हैं, उनके प्रूफ लगा सकते हैं। जैसे मैं ये एकेडमिक कैलेंडर लगाता हूँ, साल के शुरू में क्या क्या करूँगा, कैसे कैसे करूँगा, किस दिन क्या होगा, टेस्ट होगा, पूरी डिटेल बच्चों पर रहती है, वो फिल है। फिर ये मेरी ई बुक्स हैं जो बच्चों को देता हूँ, उनको पेन ड्राइव में, ये मेरी अपनी स्लाइड्स हैं क्लास लेते हुए, ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं जो आप करते हैं। फिर कैटेगरी 4 भी आती है, यहाँ पर भी आपने 2 ड्रॉप डाउन में ब्रिज मटेरियल और ट्रांसलेशन खुलेगा, उसको भी कैटेगराइज करना है कि आपने ब्रिज मटेरियल ग्रुप में बच्चों को क्या सपोर्ट किया, क्या आईसीटी दिया, ट्रांसलेशन में भी क्या किया क्या नहीं किया, तो जो भी आप लिखें यहाँ फिल करें और उसके बाद आप बच्चों को दे देंगे और वही चीज़ यहाँ लगानी है और अपने आप को कैटेगराइज करना है आप किस ढंग से। जैसे मैंने ब्रिज मटेरियल में जो काम किए हैं, ट्रांसलेशन जो काम किए हैं वो लिख दिए हैं। फिर आते हैं फीडबैक वाला ऑप्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फीडबैक प्रिंट में भी हो सकती है, हम प्रिंट में भी लेते हैं, इसके साथ साथ फीडबैक का जो मेरा ऑप्शन है, जो हमारे पास PRS टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हम जैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ कोर्स का नेम भरना है, जैसे BSc फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट और पेपर नेम जूलॉजी /पेपर 1 /नॉन कोऑर्डिनेटर /कोड नंबर V120 फिल कर देना। देन आपको 012 यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखिएगा, जिस कैटेगरी में आप लेते हैं जितने नंबर को वो आप एसेस कर देंगे। ये एक इसका PRS के द्वारा फीडबैक एनालिसिस करते हुए जो क्लास का डायग्राम है वो मैंने दिखाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जब ये फिल कर देंगे तो पूरा आपको एक समरी का फॉर्म आ जाएगा। देन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी जो कैटेगरी पार्ट 2 भी कहते हैं हम, वो कैरियर को करिकुलर एक्सटेंशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हो जाती हैं। इसमें आप जानते हैं मोस्टली 3 प्रकार की होती हैं, कि एक डिसिप्लिन रिलेटेड होती है, यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, एक आप कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो जाती है। नॉर्मली ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हैं, तो इनसे रिलेटेड मोटा मोटा चीज़ों को बांटा गया है। तो अगर हम कैटेगरी फर्स्ट की बात करें तो इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में वही कैरियर काउंसलिंग, इवेंट्स, फील्ड वर्क, इंडस्ट्री ट्रेनिंग और स्टूडेंट क्विज। और यहाँ अपने आप को असेस करना है कि आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, एवरेज, मॉडेस्ट। जैसे अगर आप देखें कि कैरियर काउंसलिंग मैंने अपने आप को गुड रखा है, फील्ड वर्क में भी गुड रखा है, लेकिन वहीं स्टूडेंट सेमिनार कुछ में चूँकि हम ज़्यादा कराते हैं आउटस्टैंडिंग रखा है, और स्टडी विजिट में मॉडेस्ट रखा है, क्योंकि स्टडी विजिट हमारे यहाँ इन कैंपस ही होती हैं, इसके बाद बाहर नहीं जा रहे हैं, नहीं ले गए। इस बार नॉर्मली ले जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं ले गए थे 15-16 में, तो नहीं लिखी है। तो फिर आते हैं हम कैरियर काउंसलिंग, जो हमने कहा वो लिखा है। ऐसे डिसिप्लिन रिलेटेड कोकरिकुलर एक्टिविटी हमने जो किया, इसके सेमिनार क्विज की, टेक्निक्स अपनाई, ये हमने जो रिजल्ट्स हैं वो हैं उस साल के। ये क्विज होती है, सेमिनार साइंस उसका फोटोग्राफ है। तो जो आपको इवेंट्स जो आपको प्रूव कर सकें, ऐसे प्रूफ हों, वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, जिससे हो कि जो आपने काम किया वो उसकी सत्ता की जांच हो सके। नेक्स्ट को करिकुलर एक्सटेंशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर आप अदर कोकरिकुलर एक्टिविटी खोलेंगे तो जैसे ही आप इस पर ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो 4 चीज़ें देखेंगे, एडवांसमेंट, इको क्लब, साइंस एग्जीबिशन, रेड क्रॉस और एनी अदर। और फिर एक एक करके ऐड करेंगे, ऐड करके इस ढंग से एक लाइन बनती जाएगी, ऐड करते ही आपकी लाइनें बढ़ती चली जाएंगी, उसका जो भी आपका स्कोर है यहाँ आता जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने एडवाइजमेंट में गुड रखा है, वहीं इको क्लब में वेरी गुड रखा है, जो साइंस एग्जीबिशन और एनी अदर में आउटस्टैंडिंग रखा है। जो आपकी स्थिति है, जो आपने काम किए हैं, वो आप उनके एक एक करके यहाँ प्रूफ एनेक्सर लगाएंगे, उसको अपलोड करते जाएंगे और ये एक एक करके आगे फाइल बढ़ती जाएगी। जैसे लें तो हमने एडवाइजमेंट में हम जो बच्चों को राय देते हैं, व्हाट्सअप पे रहते हैं, MSc कैसे एडमिशन होना है, जॉब के बाद क्या है, ग्रेजुएशन के बाद क्या जॉब है, या फिर आपको जो तमाम प्रकार के एम्प्लॉयमेंट की जो न्यूज़ निकली हैं व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर करना स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट के लिए एंट्रेंस के लिए शेयर करना, ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। फिर करिकुलर में कल्चरल में जो सबसे जो इस मेरे यहाँ जो होती है वो मॉर्निंग प्रेयर मैंने शुरू किया। नॉर्मली हम +2 तक के बाद ये भूल जाते हैं, और मॉर्निंग प्रेयर से क्या है, सोशल हार्मोनी बनती है। तो तमाम धर्मों की जो प्रार्थनाएं होती है रिकॉर्डेड, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उनको बच्चों को एक दिन कभी कोई हम बच्चों से प्रेयर कराते हैं। ऐसे ही कल्चर इवेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे फ्रेशर पार्टी और जो फेयरवेल पार्टी करते हैं उसमें भी अपना कल्चर इवेंट करते हैं। तो जिस ढंग से जो काम करते हैं वो आपको यहाँ फिल कर देना है। इसको कल्चरल में हो गया। देन आपका इको क्लब ने काफ़ी काम किया, इसलिए मैंने आउटस्टैंडिंग दिया है। जैसे कारपूलिंग डे के लिए हमने बात की थी, विद्युत बचाव के लिए कई किया था, पर्यावरण जागरूकता के लिए जो काम किया, हमारा एक में प्रेस नोट हमने जारी किया था बैठक कार्य निर्वहन का, तो उसकी एक हमने डिटेल यहाँ अपलोड की है। और ये बच्चे उस पर ओजोन दिवस पे एक लेक्चर दे रहे हैं, उसके दौरान बच्चे अपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। फिर साइंस एग्जीबिशन, हम पूरे सप्ताह एक बड़ी साइंस डे
साइंस वीक के दौरान फरवरी में 20 to 28 हर साल मैं आयोजित करता हूँ। तो उसकी कौन कौन प्राइज हैं, क्या क्या हमने किया है, वो डिटेल यहाँ पर हमने समरी ग्रुप में दे दिया। और ये साइंस एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज हुई है उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमने एनेक्सर ग्रुप में लगाए हैं। एनी अदर एक्टिविटी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपको 3 तो पार्टिसिपेट किया है, यूजीसी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट किया है, उनके ये जो भेजे गए हैं वो लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं उनके स्क्रीनशॉट। साथ साथ भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो शॉर्ट मूवी कंपटीशन हुआ है उसके लिए हमारे यहाँ से 4 मूवी मैंने बच्चों से बनवाई, तो उनकी 4 मूवी जो यूट्यूब पे अपलोड की हैं उसकी हाइपर लिंक अवेलेबल है, तो ये प्रूफ के रूप में लगाई है जिसे कोई भी चेक कहीं से भी कर सकता है। फिर आते हैं हम कोकरोल एक्सटेंशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटी। इसमें आपने कोई पब्लिक लेक्चर दिया, सेमिनार, पॉपुलर टीवी वीडियो टॉक, आर्टिकल, जो थर्ड में नहीं कन्वर्ट हुआ उस सबको आप यहाँ लिख सकते हैं। और वही अपने आप को एक्टिविटी सेमिनार है, टॉक है, अदर आर्टिकल है, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, एवरेज, मॉडेस्ट जो है उस ढंग की आप फिल कर देंगे। और वही एक फिल करेंगे, जैसे आपने सेमिनार लिया उसके बारे में भरा, ऐड कर दिया, देन टॉक किया, पूरा फिल किया, ऐड किया, और इस ढंग से आता रहेगा। अगर आप यहाँ देखें तो अदर आर्टिकल्स में मैंने अपने आप को गुड दिया है, और टॉक्स में आउटस्टैंडिंग, जब सेमिनार्स में मैंने वेरी गुड दिया है। डिफरेंट मैंने पार्टिसिपेट किया है। अब आते हैं हमारी जो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती हैं उनके बारे में। तो इसमें एक एडमिशन कॉलेज लेवल पे, और ये एक स्टेट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो कॉलेज लेवल की जो कमेटियाँ होती हैं उसका एक प्रूफ लगाया है मैंने जो उस साल का है, और क्या क्या काम किए। जैसे मैं कई जगह नोडल अफसर रहा हूँ, कॉकटेल बोर्ड में रहा हूँ, एडिटर हूँ, मेंबर हूँ, तमाम कमेटियों के बारे में लिखा है मैंने। लगभग 1 घंटे ऑन एवरेज साल में लगे तो 220 घंटे लगभग हम सभी कमेटी में ला के देते हैं, वो चीज़ दी है मैंने। फिर जो बोर्ड ऑफ जो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है उनमें, तो रूसा में सैक में, SLQC, PAB में, इथिकल कमेटी आर्कोलिस में पार्टिसिपेट किया है, इनकी तमाम मीटिंगों में भाग लिया है, तो उनका मैंने जिक्र किया है यहाँ पर। और साथ में आप अपने आप को असेस कहाँ करते हैं, तो साथ लास्ट जो कैटेगरी होती है आउटस्टैंडिंग मैंने किया है, क्योंकि मुझे इसी के लिए उससे चूज शिक्षक श्री भी दिया गया था, इसलिए मैंने अपने आउटस्टैंडिंग आपको जो है उसका प्रूफ लेना है कि हम आउटस्टैंडिंग हैं तो क्यों हैं जिस कैटेगराइज में। इसमें भी आउटस्टैंडिंग, गुड, वेरी गुड आएगा, और लास्ट में आपको कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड के सारे स्कोरिंग यहाँ टोटल होकर आ जाएगी आपकी। फिर आप कैटेगरी थर्ड के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो कैटेगरी थर्ड वाला खुल जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से भर सकते हैं। इसमें भी करें आप कैटेगरी फर्स्ट भर ली, फिर रोक दिया, फिर कैटेगरी सेकंड, तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं और बीच बीच में भी चल सकते हैं। तो ये जब तक सबमिट नहीं करेंगे आपको जहाँ तक फिल कर दिया वहाँ तक का डाटा सेव रहेगा, और आगे का आपको फिल करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ में ही करना है, आप इसे पार्ट्स में भी कर सकते हैं, धीमे धीमे करके, लेकिन सबमिट आपको ड्यू डेट से पहले ही करना होता है। अब आते हैं रिसर्च एंड एकेडमिक कंट्रीब्यूशन में। तो सबसे पहले रिसर्च पेपर में ड्रॉप डाउन मेनू में आपको रेफर्ड, नॉन रेफर्ड, अकाउंट है। जब रेफर्ड क्लिक करेंगे तो आगे की 2 बॉक्सेस खुलेंगे। अगर आपने नॉन रेफर्ड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग कर दी तो आपके दोनों के बॉक्सेस खुलेंगे ही नहीं। रेफर्ड अगर आपने क्लिक किया ड्रॉप डाउन मेनू में तो आपको फिर पूछेगा इंडेक्स्ड है, नॉन इंडेक्स्ड है, तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर का खुलेगा इंडेक्स, नॉन इंडेक्स्ड है तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर का बॉक्स नहीं खुलेगा। अगर नॉन रेफर्ड और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग डाली है तो दोनों बॉक्स आपके ओपन नहीं होंगे। इंडेक्सिंग के लिए यहाँ जनरल एजेंसी डिसाइड कर दी गई हैं, गूगल, स्कॉलर, एंड जो भी एजेंसी हैं इनमें आपका इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। और इम्पैक्ट फैक्टर भी हमने थॉमसन, आउटर, ये जो भी एजेंसियाँ डिसाइडेड हैं उनका इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए, वो आप यहाँ फिल कर देंगे। और उस कितना इम्पैक्ट फैक्टर है, 1 से 2, 0 से 1, 1 से 2, 2 से ज़्यादा, 2 से 5, वो आप क्लिक करेंगे वो सिस्टम अपने आप को फाइल को पॉइंट्स कितने कैलकुलेट कर देगा। टोटल नंबर ऑफ ऑथर फिल करेंगे, यहाँ आप कौन से हैं, फर्स्ट ऑथर हैं, प्रिंसिपल ऑथर हैं, करस्पॉन्डिंग है, सुपरवाइजर मेंटर, देन क्लिक करिए। अगर आप फर्स्ट नहीं है, इनमें से कुछ नहीं तो आप इसको क्लिक नहीं करेंगे, और उस पेपर का आप अपलोड कर देंगे फाइल, और आप फाइनली अपलोड करते ही इसका कैलकुलेट हो जाएगा। एक एक करके आप इस ढंग से चाहे जितने पेपर भरेंगे फिल करते जाएंगे और ये ऐड होते जाएंगे। यहाँ जैसे 3 पेपर डाले भर जाएंगे। ये 2011 का मैंने चेक कर रहा था लेकिन रिमूव की कमांड नहीं आई, इसलिए 2011 ये ऑटोमेटिकली पेपर फिर हट जाएगा यहाँ से। और इसके बाद आते हैं पब्लिकेशन बुक्स में। आप बुक्स अगर आपकी पब्लिश हुई है 15-16 के बीच में तो आप 16 ऑथर थे तो किस लेवल के थे, मल्टीपल ऑथर थे तो किस लेवल, इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल। चैप्टर अगर आपने दिया है तो किस लेवल की बुक है, इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल है। तो जो भी चीज़ें आप फिल कर देंगे यहाँ, और उसके बाद उसका फर्स्ट पेज कम से कम बुक का आप लेंगे जहाँ आपका नाम और उसका ISBN नंबर आ रहा होगा, उसे ऐड करते जाएंगे। 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, जितनी ऐड करते जाएंगे ऐड हो जाएंगे। लास्ट में जब आप लेंगे कि सारी बुक ऐड होंगे देन नेक्स्ट दबा देंगे, आपकी पूरी टेबल बुक्स की। चूँकि मेरी कोई बुक नहीं है इसलिए वहाँ नहीं आ रहा है इस साल में। फिर रिसर्च प्रोजेक्ट की बात करते हैं। सेम रिसर्च प्रोजेक्ट 1, 2, 3 जितने रिसर्च प्रोजेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ड्रॉप डाउन में स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, कैरिड आउट, ऑनगोइंग, ऐसे कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, कैरिड आउट, ऑनगोइंग फिल करेंगे। उसका स्ट्रीम इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, साइंस है या आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ वाली है, क्योंकि दोनों में मार्किंग का सिस्टम अलग अलग है। फिर प्रोजेक्ट मेजर है, माइनर है, उसको फिल कर लेंगे। फिर सोल प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट आप अकेले कर रहे हैं तो सोल, और जॉइंट है 2 के लोग में तो जॉइंट करेंगे। यदि ये सोल करेंगे तो आगे वाला बॉक्स आपका इन्वेस्टिंग टाइम नहीं ओपन होगा, लेकिन यदि आप जॉइंट करेंगे तो जॉइंट करते हुए आपसे पूछेगा कि आप प्रिंसिपल इन्वेस्ट करें, को इन्वेस्ट करें।
फिर आप टाइटल, एजेंसी, उसका कितना ग्रांट्स है, रिमार्क करते हुए फाइल को अपलोड कर देंगे, उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस को, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर थर्ड सी रिसर्च प्रोजेक्ट ने कंप्लीटेड जो प्रोजेक्ट हो गए, सेम कंडीशन, मेजर माइनर है आपका, क्या टाइटल था, यहाँ वही चीज़ आ रही है कि आपका अकेले प्रोजेक्ट है तो आगे की लाइन नहीं खुलेगी, लेकिन अगर जॉइंट में है तो ये आपसे पूछेगा कि आप कौन से प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी हैं, कौन स्टेट है। डिटेल फिल करते हुए आप और इसको फाइल को आप डॉक्यूमेंट एविडेंस जितने आपने प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं उस साल में वो ऐड 1 बाय 1 करते जाएंगे, और नेक्स्ट जब पूरे हो जाए यहाँ पर 1 2 3 उसके बाद नेक्स्ट दबाइए, ये नेक्स्ट खुल जाएगा। फिर आते हैं हम एकेडमिक कंट्रीब्यूशन में, सी में प्रोजेक्ट आउटकम, इंटरनेशनल लेवल का आउटकम है या प्रोजेक्ट लेवल कैसा था, इंटरनेशनल नेशनल था। ड्रॉप डाउन में फिर पेटेंट हुआ, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट। ये साइंस में क्या होता है, कुछ प्रोसेस का भी हम बनाते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक नया टाइप का बनाए तो प्रोसेस फॉर साइंस सब्जेक्ट करते हैं, उसको यहाँ फिल कर देते हैं। ये प्रोजेक्ट था कैसा, सोल प्रोजेक्ट था या जॉइंट प्रोजेक्ट था। अगर सोल है तो आपका अकेला, और जॉइंट है तो फिर अगेन वही पूछेगा कि आप प्रिंसिपल थे या कोई, तो उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होंगे, और डॉक्यूमेंट एविडेंस देते हुए आप इस फाइल को अपलोड कर देंगे। जितने प्रोजेक्ट आपने सबमिट कर रहे हैं एक एक करके पहले ऐड करेंगे, ऐड करके आप वो ऐड होते जाएंगे 1 2 3, जब आपके सारे प्रोजेक्ट हो जाए देन आप नेक्स्ट दबा देंगे। फिर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप आपको कहीं से मिली है उसके बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ आप ड्रॉप डाउन में क्या रिसर्च असिस्टेंट हैं, SRF हैं, SRA हैं, PDF हैं, वो सारी चीज़ आप ड्रॉप डाउन में जो हैं वो आप लीजिए, ऐड करिए, और किस एजेंसी ने किया है वो सारी एजेंसी, यानी कोई एजेंसी नहीं आ रही तो एनीदर करेंगे, उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस देते हुए आप फाइल को सबमिट कर देंगे उस साल। ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें 15-16 के बीच की करनी है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं करनी है। जैसे गाइडेंस 2015-16 में अगर आपकी कोई अवार्डेड हुई हो PhD और MPhil तो उसका डिटेल लिखेंगे, PhD सबमिट है तो एक एक करके लेंगे आप, MPhil अवार्डेड कितनी थी कितने, और उसको ऐड करेंगे, सोल थे या जॉइंट थे या जॉइंट को सुपरवाइजर थे, कैटेगरी लेते हुए ऐड करते जाएंगे। जैसे PhD अवार्ड जो कुछ है आपकी 1 2 3 ऐड करके आप तीनों कैटेगरी को ऐड करते जाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप सीधे नेक्स्ट दबा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अगर है आपकी चीज़ें तो ऐड करके उसको 1 बाय 1 बढ़ाते रहिए। फिर लास्ट आता है जो ई कैटेगरी है, जो हमारे सिम्पोजियम, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, रिसर्च कोर्स से रिलेटेड है, तो इसके भी 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में जो आपके लॉन्ग टर्म यानी 1 वीक से ज़्यादा के जो आपको डिटेल फिल करनी है, तो 1 वीक के आप जानते हैं 10 नंबर होते हैं, 1 वीक से ज़्यादा के आपके होते हैं 20 मार्क्स। तो 1 वीक वाले जो है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर लेगा, उस मार्क्स की आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिजाइन है, सॉफ्टवेयर लेगा। आपको यहाँ सिर्फ अपना कौन सा रिफ्रेशर कोर्स है, ऑनटेस्ट कोर्स है, मेथोडोलॉजी है, ट्रेनिंग वर्कशॉप है, जो भी आप यहाँ ऐड करेंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो आप वो ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1, और कुछ नहीं है तो सीधे नेक्स्ट आएंगे 1 बाय 1 ऐड कर देंगे। सारे आपके रिफ्रेशर और ओरिजिनल जो भी उस साल के 15-16 फिल हो जाएंगे। फिल करते ही आप इसको देन नेक्स्ट दबाएंगे। उसके बाद आएंगे आपकी सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस की जितनी हैं आपकी, पेपर प्रेजेंटेड में, इंटरनेशनल नेशनल, उसका स्टेटस यहाँ क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे डिटेल फिल करके, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट या जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। फिर दूसरी सेमिनार, तीसरी सेमिनार, ऐसे ऐड करते जाएंगे, और लास्ट में जो आपकी सारे यहाँ चीज़ें अपलोड हो जाएंगी देन नेक्स्ट दबा के आप अगले पे आ जाएंगे। फिर अगर आपको कहीं इनवाइट किया गया लेक्चर प्रेजेंट कंडीशन के लिए तो क्या स्टेटस था, या रीजनल लेवल पे, लोकल यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई मार्क्स नहीं, लेकिन इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल, स्टेट है वो कैटेगरी लेके, और आपका इन्विटेशन लेटर लगाते हुए आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट एविडेंस देके इसे कंप्लीट कर देंगे और आप नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा क्लिक हियर टू सबमिट इसको, यहाँ सेल्फ असेसमेंट में क्लिक करेंगे, वहाँ भी लिखा मिलेगा क्लियर सबमिट। ये इसको दबाने से पहले आपको एक बार पूरा जो फिल किया है आपने पूरा एक बार फिर चेक कर लीजिए, मैंने API स्कोर चेक कर लीजिए, आप सारा कुछ चेक करें, जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि मेरा सब कुछ सही है मेरे हिसाब से, देन इसको क्लियर टू सबमिट स्कोर कर दीजिए। जब क्लिक कर देंगे देन ये इसके बाद आपके IQAC सिस्टम में पहुंच जाएगा। IQAC वाले जो अपने लॉगिन ID पासवर्ड से इसको फिर वेरीफाई करेंगे, और फिर जो IQAC वेरीफाई कर देगा उसके बाद वो प्रिंसिपल के लॉगिन पहुंच जाएगा। फिर प्रिंसिपल अपने हिसाब से उसको वेरीफाई करके फाइनल मार्किंग करेंगे। देन आगे स्टेप में यूनिवर्सिटी और डायरेक्टरेट लेवल और शासन लेवल पे फाइल अपने आप ऑटोमेटिकली जाती जाएगी। अगर आप देखें तो सेल्फ असेसमेंट में ये पूरी फाइल इस ढंग से समराइज फॉर्म में आ जाएगी, और इसको आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। सारी की सारी जो वेरीफाइड है, और जब अभी चूंकि अनवेरीफाइड है ये तो अनवेरीफाइड आ रही है, जैसे यहाँ API ने IQAC ने कितना दिया, वेरीफाई का स्टेटस क्या है, पूरा फिल होकर आपका यहाँ आ जाएगा, और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। जब वेरीफाइड हो जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट एविडेंस आपका सब जगह API स्कोर मान्य होगा, इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। आशा है जो मैंने